ये ब्रेकिंग न्यूज है। मैं बिनता लवीन तेल अवीव से लाइव हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम शो यरूशलेम से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली राजधानी में अपने कार्यालय में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेस से मुलाकात की है। दोनों नेता जल्द ही बयान देने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो हम आपको वो लाइव दिखाएंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहें। वे हवाई यात्रा, सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे और उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे इसाक समझौते की शुरुआत की घोषणा करेंगे, जो अर्जेंटीना के नेताओं की पहल है ताकि इजराइल के लैटिन अमेरिका के साथ संबंध मजबूत किए जा सके। इस नाम का जाहिर है 2020 के अब्राहम समझौतों का संदर्भ है, जो इजराइल और अरब देशों के बीच हुआ था और ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली अवधि की एक पहल थी। तो और जानकारी के लिए याकी दयान, जो लॉस एंजलिस में इजरायली काउंसिल रह चुके हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे वरिष्ठ संवाददाता ओवेन ऑल्टमैन भी यहाँ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है कि हम कवरेज की शुरुआत सकारात्मक चीज से कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच बहुत जल्द कुछ दिलचस्प घोषणा हो सकती है और ये इजराइल के लिए एक दिलचस्प समय है। ओवेन, मैं आपके साथ शुरू करूंगी। इन दोनों सहयोगियों के बीच इस समय हो रही बैठक के महत्व के बारे में हमें बताइए। पहले बेनेता, इजराइल के प्रधानमंत्री से बैठक बहुत अहम है, लेकिन ये बस शुरुआत है। जावियर माइले मंगलवार रात इजराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मशाल जलाएंगी, जो 48 घंटे बाद है। ये बहुत बड़ा सम्मान है। इस समारोह में 12 मशालें जलाई जाती है, जिसे देश भर में देखा जाता है और ये इजरायली परंपरा का अहम हिस्सा है। एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का मशाल जलाना दिखाता है कि इजराइल में माइले के लिए गहरी आत्मीयता है और ये भावना दोनों तरफ है। हमने माइले को कल रात यरूशलेम की पश्चिमी दीवार पर देखा। वो अपने तरीके से यहूदी धर्म और इजराइल को अपना चुका है, फिर से लैटिन अमेरिका में एक प्रतीक के रूप में। और जब हम इसहाक समझौतों की बात करते हैं तो यह दिखाता है कि एक देश कितनी जल्दी बदल सकता है जब राजनीतिक स्पेक्ट्रम का एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ बहुत करीबी चुनाव भी जीत जाए। जिन देशों में समाज और लोग समान हैं, वहां इजराइल के प्रति नीति जल्दी बदल सकती है, जैसा अर्जेंटीना में सकारात्मक रूप से देखा गया। अन्य देशों में फिलहाल ये नकारात्मक रूप में हुआ है, लेकिन 2.5 साल की बार बार छिड़ी जंग के बाद इजराइल के लिए यह जश्न का मौका है। ईरान के साथ युद्धों के बीच विराम में अर्जेंटीना जैसे बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष का यहां आना इजराइल और यहूदी राज्य के लिए आत्मीयता दिखाना और स्वतंत्रता दिवस पर मशाल जलाना वाकई खास पल है। ये वाकई खास पल है। हम हावियर मले की पश्चिमी दीवार की यात्रा की तस्वीरें देख रहे हैं, जो एक प्रतीकात्मक और महत्वपूर्ण क्षण था। आप इसे अपनी स्क्रीन पर फिर देख सकती हैं। और निश्चित तौर पर याकी राष्ट्र के लिए इस बेहद अहम मोड़ पर एक राष्ट्रपति को इजराइल के प्रधानमंत्री को गले लगाते देखना, अभी जो हो रहा है उस पर आपका क्या आकलन है? जैसा कि आपने सही कहा बेनीता, अब्राहम समझौते जिन्हें ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में शुरू किया था, वे सीधे तौर पर इसहाक समझौते में जो अभी हो रहा है उससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये वही बदलाव है जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने रवैये में किया है या पश्चिमी गोलार्ध में कर रहा है, जो सीधे तौर पर इजराइल को प्रभावित कर रहा है। हम जानते हैं कि मोनरो सिद्धांत, जिसे ट्रंप ने पश्चिमी गोलार्ध में शुरू किया था, जिसने पूरे परिदृश्य, पूरे राजनीतिक नक्शे को बदल दिया, वो सीधे तौर पर इजराइल को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि इसका सकारात्मक असर दिख रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी गोलार्ध के विभिन्न देशों के बीच संबंध इजराइल और उन देशों को प्रभावित कर रहे हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अर्जेंटीना निश्चित रूप से प्रमुख देशों में से एक है, लेकिन हम इसे हर जगह देख सकते हैं, चिली से लेकर होंडुरास, वेनेजुएला और कई अन्य देशों तक। इजराइल पश्चिमी गोलार्ध में हो रहे बदलाव का फायदा उठा सकता है और यही कारण है कि जब हम देखते हैं कि अब इजराइल को यूरोप से अलग थलग कर दिया गया है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसका इजराइल लाभ उठा सकता है और इजराइल और लैटिन अमेरिकी देशों के बीच अच्छे संबंधों को मजबूत कर सकता है। अब और लैटिन अमेरिकी देश इजराइल के करीब आ रहे हैं, यरूशलेम में दूतावास भी खोल रहे हैं। ये बहुत सकारात्मक प्रभाव है। निश्चित रूप से ये वाकई में एक बहुत ही सकारात्मक कदम है और एक बार फिर
जब दोनों नेता अपने बयान देंगे तो हम यरूशलेम से लाइव जुड़ेंगे और आपको वो पल दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहें सज्जनों, हमारे साथ बने रहें। हमारे पास चर्चा के लिए और भी बहुत कुछ है, क्योंकि अब हम एक और घटनाक्रम की ओर रुख करते हैं। हाल के हफ्तों में अधिकतर ध्यान इजराइल के ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध पर था। आज 7 अक्टूबर को हमास द्वारा अगवा किए गए बंधकों के कई रिश्तेदार और उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन मारे गए लोगों के परिवार हजारों इजरायलियों के साथ इकट्ठा हुए और मांग की। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हमास के आतंकवादी हमले को रोकने में नाकामी के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। एमिली फ्रांसिस की इस रिपोर्ट में और जानकारी। योम हशोआ और इजराइल के स्मृति एवं स्वतंत्रता दिवसों के बीच का सप्ताहांत एक परिचित दृश्य से चिन्हित रहा। गाजा से आखिरी जीवित बंधकों की वापसी के 6 महीने बाद हजारों लोग एक बार फिर तेल अवीव के केंद्र में इकट्ठा हुए, विरोध करने और याद करने के लिए। 7 अक्टूबर से पीड़ित कई लोग अब कहते हैं बस बहुत हो गया। वे चाहते हैं कि हम सब भूल जाएं। हम कभी नहीं भूलेंगे और हम कभी 7 अक्टूबर को माफ नहीं होने देंगे। मारे गए और बंधक लोगों के परिवार 7 अक्टूबर के हत्याकांड रोकने में विफलता की सरकारी जांच और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराने की मांग कर रहे हैं। उस याद को सरकार द्वारा न तो फिर से लिखा जाए और न ही हड़प लिया जाए, और ये कि जवाबदेही, जिम्मेदारी और हमारी सुरक्षा में हुई स्पष्ट विफलताओं के लिए जवाब देने की मांग की जाए। कल रात हबीमा स्क्वायर स्थित सांस्कृतिक केंद्र में भूलने का दिन समारोह हुआ, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जिन्हें हमने खो दिया वे व्यर्थ ना मरे हों। बेंजामिन नेतन्याहू काम कर रहे हैं। हम वो मांग करेंगे जिसका ये देश हम पर ऋणी है, सच्चाई और ऐसा नया नेतृत्व जो हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाए और उनकी विरासतें जीवित रहें। इसके लिए सरकार को जाना होगा। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जिनमें नया नेतृत्व हो, ऐसी सोच हो जो शांति, सह अस्तित्व और एक ऐसे भविष्य की बात करे जिसमें जीवन, न्याय और सच्चाई को महत्व और प्राथमिकता दी जाए, और एक ऐसे भविष्य की योजना बनाना जो मेरी बहन, जीजा और उनके अनाथ बच्चों के जीवन के योग्य हो। फिर कभी नहीं। याकवी दयान, जब कोई उन परिवारों के दर्द के बारे में सोचता है जिन्होंने 7 अक्टूबर को प्रियजनों को खोया और अब भी उस दर्द से जूझ रहे हैं। जैसा कि पहले बताया था, ध्यान अब ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध पर है। इस समय यादें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस समय पीड़ितों का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है और ये परिवार अभी भी पूरी सरकारी जांच की मांग कर रहे हैं। वे जवाब चाहते हैं। बिल्कुल सही बनीता, ये सिर्फ यादों के बारे में नहीं है, ये सिर्फ नुकसान और पीड़ितों का सम्मान करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये 7 अक्टूबर की विफलता से सबक सीखने के बारे में भी है। इसी वजह से इजराइल को एक राज्य जांच आयोग की जरूरत है, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है कि हमने कहां गलती की, ताकि भविष्य में फिर से ऐसी गलती ना हो। तो आप जानते हैं, इसे एक राजनीतिक जांच के रूप में पेश करना या कुछ और कहना सही नहीं है, क्योंकि हम अभी भी लड़ रहे हैं। ये सही नहीं है। ये सिर्फ परिवारों और पीड़ितों का सम्मान करने भर की बात नहीं है। ये इस बारे में है कि हमने क्या गलत किया, और 7 अक्टूबर को हमने बहुत गलतियां की, और ये सुनिश्चित करना है कि ऐसा फिर कभी ना हो। और मुझे लगता है कि इसके लिए एकमात्र उपाय एक राज्य जांच होगी, वरना आप जानते हैं हम ये गलती बार बार दोहरा सकते हैं। हमें राज्य जांच से डरना नहीं चाहिए। मुझे लगता है समय के साथ यह और मुश्किल होता जाता है। मुझे उम्मीद है वे जल्दी राज्य जांच शुरू करने का फैसला करेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये इजराइल में आने वाले चुनावों से पहले नहीं होगा, जो शायद अक्टूबर में है। तो शायद उसके बाद ही हम एक राज्य जांच देख पाएंगे। और ओवेन, बिल्कुल ये जवाबदेही की बात है और इजरायली लोग चाहते हैं कि यहाँ कोई जिम्मेदार हो। सही है, लेकिन सवाल है वो कौन है बनीता? आखिरकार चाहे तर्क कोई भी हो, याकी ने अच्छे तर्क दिए। ये राजनीतिक मुद्दा है। दर्शकों को बता दूं, इजराइल में राज्य जांच आयोगों की पुरानी परंपरा है, जिन्हें आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों द्वारा व्यापक अधिकारों के साथ संचालित किया जाता है, और कभी-कभी उनके पास प्रवर्तन संबंधी अधिकार भी होते हैं। उदाहरण के लिए एक जांच आयोग था जिसने एरियल शेरॉन को रक्षा मंत्री के रूप में सेवा करने से रोक दिया था।
चाहे राजनीतिक परिस्थितियां कुछ भी रही हो, चुनाव के नतीजे कुछ भी रहे हो, उन्हें रक्षा मंत्री के रूप में सेवा करने की अनुमति नहीं थी। बेशक वो बाद में अलग राजनीतिक माहौल में प्रधानमंत्री बने, लेकिन यह दिखाता है कि ये आयोग वास्तव में प्रभावशाली हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और सरकार के कई लोग ऐसी जांच के विरोध में हैं। विपक्ष कहता है कि खुद और जिम्मेदारी से बचने के लिए नेतन्याहू ने आयोग का विरोध किया, क्योंकि उनका कहना है कि ऐसा आयोग आखिरकार ऐसी न्यायिक व्यवस्था के हाथ में होगा जो दक्षिणपंथ के खिलाफ पक्षपाती है। और यही है बेनिता यहां की दलील। ऊपर से देखें तो यह विरोध 7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर की विरासत के बारे में है, लेकिन अगर आप सतह के नीचे थोड़ा सा देखें तो यह सब 6 अक्टूबर के बारे में है। यह इजराइल की न्यायिक प्रणाली के भविष्य की लड़ाई है। अगर आप बड़े नजरिए से देखें, मीडिया, विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों की यही बातें 2023 में चर्चा में थी। मुद्दा वही है, बस नया रूप है, और नेतन्याहू इसी तरह से इसे चुनाव अभियान के दौरान पेश करेंगे। और यही वजह है कि अगर आप मुझसे पूछें तो यह चुनाव अभियान सुरक्षा के बारे में नहीं होने वाला है। यह चुनाव अभियान उन्हीं पुराने मुद्दों के बारे में होने वाला है जो आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यही वे मुद्दे हैं जो वास्तव में जनता को सक्रिय करते हैं। एक बार फिर इजराइल की कानूनी व्यवस्था का भविष्य, समाज में उसकी भूमिका बनाम राजनेता और व्यापक दायरा, मीडिया, विश्वविद्यालय आदि। और यही वो बात है जिसके बारे में दक्षिणपंथी लोग कहेंगे कि यह विरोध उसी के लिए था, और शायद वामपंथी लोग भी, जो इसे हंगेरियन मॉडल पर उदार लोकतंत्र के लिए लड़ाई के रूप में देखते हैं। तो इजराइल में यह 7 अक्टूबर के बाद की दुनिया है, फिर भी इजराइल 7 अक्टूबर से पहले की दुनिया में है। एक और तारीख है ओवन अक्टूबर में, जो इस साल बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस साल अक्टूबर के अंत तक चुनाव कराए जाने होंगे। निश्चित रूप से, जैसा कि आप कह रही हैं, बेंजामिन नेतन्याहू जल्दी चुनाव करवाना चाहेंगे, क्योंकि अक्टूबर बहुत कठिन महीना होने वाला है। जब लोग जाकर अपना वोट डालेंगे, अगर उन्होंने अभी अभी 7 अक्टूबर की बरसी मनाई है, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री उस तरह के प्रतीकवाद और गंभीरता को लेकर चिंतित होंगे, और लोग वोट डालते समय यही सोचेंगे। ये बहुत अच्छा सवाल है बनीता। यही सोच इजराइल में काफी समय से है। शायद बेंजामिन नेतन्याहू आखिरकार वही पहुंचे। सितंबर और अक्टूबर में यहूदी छुट्टियों और कैलेंडर की वजह से एक व्यवस्थागत समस्या है। कुछ तारीखों पर चुनाव कराना मुश्किल हो सकता है, या फिर सितंबर 1 को चुनाव कराने की बात चल रही थी, जो कि मशहूर तौर पर वो दिन है जब इजरायली बच्चों का स्कूल का पहला दिन होता है। स्कूल का साल 2 सितंबर से शुरू हो सकता है, जिससे चुनाव यहूदी छुट्टियों से पहले होंगे। नेतन्याहू को यह फैसला काफी जल्दी लेना होगा। इजरायली संसद फिलहाल अवकाश पर है, लेकिन जब वो वापस आएगी और 1 सितंबर की तारीख पर चुनाव प्रक्रिया शुरू करनी होगी, तो नेतन्याहू को जल्दी से कदम उठाना पड़ेगा। बेनिता, यह भी सोच है कि नेतन्याहू, भले ही आपने जो कुछ भी कहा है और उसमें बहुत कुछ है, लागत और लाभ का आकलन करते हुए वो शायद अभी भी खुद को 2 और महीने देना चाहेंगे, ताकि वे अपनी नजर में सुरक्षा स्थिति को सुलझाने की कोशिश कर सकें और कूटनीतिक परिणाम ला सकें, एक बड़ा कूटनीतिक परिणाम। 7 अक्टूबर के बाद से उन्हें अभी तक ऐसा कोई परिणाम नहीं मिला है। याकी, इस पर आपके क्या विचार हैं? तो जैसा कि ओवन ने सही कहा, मेरा मतलब है ये एक लॉजिस्टिकल समस्या है, क्योंकि आप गर्मियों के दौरान गर्मी के समय में चुनाव नहीं करा सकते। ये समस्या खास तौर पर जुलाई अगस्त में होती है। ये केवल सितंबर या अक्टूबर में ही हो सकता है। सितंबर में छुट्टियों के कारण आपके पास केवल 1 या 8 सितंबर की 2 तारीखें हैं, और फिर अक्टूबर में सबसे अधिक संभावना है कि आखिरी तारीख 27 अक्टूबर है। और आप नंबर 7 नहीं रखना चाहते, क्योंकि सभी लोग नंबर 2 मिटा देंगे और आपके पास 27 अक्टूबर की जगह 7 अक्टूबर हो जाएगा, तो लोग उसे मिटा देंगे, तो आपके पास ज्यादा तारीखें नहीं हैं। नेतन्याहू को उसी हिसाब से चलना होगा। मुझे नहीं लगता कि अक्टूबर तक वो कोई बड़ा राजनीतिक या कूटनीतिक उपलब्धि हासिल कर पाएंगे, क्योंकि कई देश, भले ही वे अब्राहम समझौते का विस्तार करने के बारे में सोच रहे हों, वे ट्रॉफी नेतन्याहू को नहीं देंगे। वे चुनाव के बाद तक इंतजार करेंगे। तो यह फिर से एक व्यवहारिक निर्णय है कि चुनाव कब कराना है, सितंबर में या अक्टूबर में। और जैसा आपने कहा याकी, चुनाव के दौरान अरब सरकारें जरूरी नहीं कि अब्राहम समझौते में शामिल होना या उसे बढ़ाना चाहेंगी। अगर नेतन्याहू ईरान युद्ध के नतीजे से नाखुश या अनिश्चित हैं, तो इससे उन्हें चुनाव के समय उस नतीजे और चुनाव के समय के बीच कुछ दूरी बनाने का समय मिल जाएगा। उम्मीद है कि हम सभी ईरानी युद्ध से बहुत संतुष्ट होंगे। ये मुझे अगले सवाल पर ले जाता है। ईरान और हिजबुल्लाह के साथ मौजूदा स्थिति चुनाव आने पर घटनाक्रमों को कैसे प्रभावित कर सकती है? इस प्रक्रिया की शुरुआत में इजरायलियों की परिभाषा के अनुसार
ईरान में असली शासन परिवर्तन होता हुआ नहीं दिख रहा है। लोग वोट डालने जाएंगे तो चुनावों पर इसका क्या असर होगा? कुछ बातें हैं बेनिता। अभी इजराइल के नजरिए से हमारे पास बस एक अस्पष्ट नतीजा है। ऐसा नतीजा बेंजामिन नेतन्याहू को एक दलील देता है और हमने उन्हें यह दलील जनता के सामने देते भी देखा है और उनके विरोधियों को भी यह कहने की दलील देता है कि युद्ध के शुरुआती दिनों के अधिकतम लक्ष्य पूरे नहीं हुए। यह नतीजा सभी पक्षों को अपने समर्थकों के सामने तर्क रखने का मौका देता है और आंशिक रूप से इसी वजह से मुझे लगता है कि कम से कम आज की स्थिति में, और चीजें बदल भी सकती हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे चुनाव अभियान में कोई असली फर्क पड़ता है। कुल मिलाकर सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, चाहे वो ईरान से जुड़ा मोर्चा हो या लेबनान और गाजा जैसे अन्य क्षेत्र जिन्हें हम भूल गए हैं, लेकिन निश्चित रूप से वे भी भूमिका निभा सकते हैं। और यहां तक कि वेस्ट बैंक, जूडिया और समरिया भी, ये सब वाइल्ड कार्ड है। और अगर चुनाव से पहले के हफ्तों में कोई बड़ा सुरक्षा संबंधी घटना होती है तो निश्चित रूप से ये मतदाताओं के दिमाग में सबसे आगे होगी और असली फर्क डाल सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो जैसे मैंने कहा, आखिरकार सुरक्षा जैसे मुद्दे इजरायली जनता को सच में एकजुट या प्रेरित नहीं करते, क्योंकि ज्यादातर मामलों में ये ऐसे मुद्दे हैं जिनमें इजरायली जनता का बड़ा हिस्सा लक्ष्यों के मामले में और काफी हद तक तरीकों के मामले में भी सहमत है। जो मुद्दे लोगों को लामबंद करते हैं और विभाजन पैदा करते हैं, वे 6 अक्टूबर के मुद्दे हैं। और इसी वजह से मेरी राय में, अगर आप मुझसे पूछें, तो वही मुद्दे चुनाव अभियान के असली केंद्र में होंगे। सिर्फ एक अपवाद को छोड़कर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स येशिवा छात्रों की भर्ती इजरायली दक्षिण पंथ के लिए विभाजनकारी मुद्दा है। इसलिए अगर विपक्ष समझदारी दिखाए तो वह इसी मुद्दे पर केंद्रित अभियान चलाएगा। मैं अलग सोचता हूं ओवन। मुझे लगता है कि ईरानी युद्ध के नतीजे चुनावों को काफी हद तक प्रभावित करेंगे, जो चुनावों का रुख तय करेंगे। और अभी नतीजों का फैसला करना बहुत जल्दी होगा, लेकिन चुनावों तक हमें ठीक ठीक पता चल जाएगा कि नतीजे क्या है। तो अब ट्रंप और ईरानियों के बीच जो होगा वही होगा। और मैं अभी यही कहूंगा कि इस युद्ध अभियान के दौरान इजराइल ने बड़ी सैन्य उपलब्धियां हासिल की हैं, बहुत बड़ी, लेकिन इन्हें राजनीतिक पूंजी में बदलना अभी भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं है। आपने वो बड़ा विनाश नहीं देखा है जो युद्ध अभियान इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त अभियान ने ईरानियों को पहुंचाया। लेकिन अगर सत्ता परिवर्तन होता है तिलुक तो भगवान की मदद से, या कोई बड़ा समझौता होता है जिसमें ईरान का यूरेनियम हटा दिया जाता है, तो नेतन्याहू लोगों के पास आकर कह सकते हैं, क्या आपको 7 अक्टूबर याद है? देखिए कितना बड़ा बदलाव आया है। जो हमें खत्म करना चाहता था, जो इजराइल को नष्ट करना चाहता था, अब वही नष्ट हो गया है और इससे उन्हें बहुत सारे वोट मिलेंगे। तो अब वो अभी भी इसका राजनीतिक फायदा नहीं उठा सकते, लेकिन चुनावों तक हमें निश्चित रूप से नतीजे पता चल जाएंगे और इसका चुनावों पर खुद बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हमारे साथ रहिए सज्जनों, क्योंकि सुरक्षा सभी इजरायलियों के लिए अहम है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम लागू हो गया है, लेकिन दक्षिणी लेबनान में हिंसा और सैन्य गतिविधियां नहीं रुकी हैं। आईडीएस के हताहत होने, हिजबुल्लाह के कमांडरों को निशाना बनाए जाने और हिजबुल्लाह द्वारा एक और वर्दीधारी सैनिक की हत्या जैसी घटनाएं जारी हैं। i24 न्यूज रिपोर्ट में और जानकारी। कागज पर युद्ध विराम है, पर दक्षिणी लेबनान में हालात अलग हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के संघर्ष विराम के बाद हुई घातक घटनाओं ने युद्ध विराम की स्थिरता पर सवाल उठाए हैं। इजरायली पक्ष का कहना है कि संघर्ष विराम शुरू होने के बाद 2 सैनिक अलग अलग घटनाओं में मारे गए। दोनों ही घटनाएं दक्षिणी लेबनान के कस्बों में हिजबुल्लाह द्वारा लगाए गए स्वनिर्मित विस्फोटक उपकरणों के कारण हुई। इजराइल के मुताबिक ये अलग थलग घटनाएं नहीं थीं, बल्कि सीमा पर जारी खतरे के माहौल का हिस्सा थीं। इसी समय इजराइल ने अपनी सैन्य गतिविधियां जारी रखी हैं। संघर्ष विराम के घंटों बाद भी गोलाबारी और हमले जारी हैं। इजराइल का कहना है कि वो तत्काल खतरे के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इजरायली सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि बिन्त इज़बेल में हिजबुल्लाह के कमांडर अली रिदाबास शुक्रवार को हमले में मारे गए, जिसमें संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के आरोपी हिजबुल्लाह सदस्यों को निशाना बनाया गया। तनाव ने अंतर्राष्ट्रीय बलों को भी घेर लिया है। UNIFIL के एक फ्रांसीसी सैनिक की दक्षिणी लेबनान के डेर किफ्रा में मौत हो गई, जिसे फ्रांसीसी राष्ट्रपति कार्यालय ने हिजबुल्लाह का हमला बताया, जिससे इजरायली खुफिया एजेंसी की जानकारी की पुष्टि हुई।
हिजबुल्लाह किसी भी जिम्मेदारी से इनकार करता है। इस बीच नागरिक दक्षिण में अपने घरों को लौटना शुरू कर रहे हैं, लेकिन लगातार जारी हिंसा के कारण जमीन पर माहौल बिल्कुल भी शांत नहीं है। असल में ये कोई स्पष्ट युद्ध विराम नहीं, बल्कि एक नाजुक विराम है जिसमें दोनों पक्ष सक्रिय हैं। सीमाएं अब भी पर की जा रही हैं और तनाव बढ़ने का खतरा बरकरार है। अगर आप जुड़े हैं तो हम यरूशलेम से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिले के लाइव बयान का इंतजार कर रहे हैं, जो जल्द ही आने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो हम आपको सीधे इजरायली राजधानी ले चलेंगे। फिलहाल स्टूडियो में याकी दयान और ओवन ऑल्टमैन हमारे साथ हैं। और याकी, मैं आपसे उत्तरी मोर्चे पर युद्ध विराम के बारे में जानना चाहती हूँ और आपका आकलन कि ये किस तरह, अगर है भी तो, अमेरिका और ईरान के बीच बहुत ही नाजुक युद्ध विराम से जुड़ा हुआ है। आपकी राय में ये कहाँ जुड़ता है और फिलहाल आपकी चिंताएं क्या हैं? तो ये निश्चित रूप से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा मतलब है, और हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि भले ही ट्रंप, मैं कहूंगा, इजराइल का समर्थन करने वाले सबसे बड़े राष्ट्रपतियों में से एक, बल्कि शायद सबसे बड़े समर्थक राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन हमेशा हमारे हित एक जैसे नहीं होते। लेबनान के बारे में मुझे लगता है मैं आपको रोक रहा हूं। हम सीधे यरूशलेम चलते हैं। आप कैसे करते हैं ऐसे? हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। बिएनवेनिडोस आ टोडोस। महामहिम इजराइल राज्य के प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू, अर्जेंटीना गणराज्य के राष्ट्रपति श्री जेवियर मिली और आज हमारे सभी सम्मानित अतिथियों, हम दोनों देशों के बीच एक अहम मील का पत्थर मनाने एकत्र हुए हैं, जिसे प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति मिली की गहरी दोस्ती और इजराइल अर्जेंटीना की साझेदारी ने परिभाषित किया है। हम विशेष रूप से राष्ट्रपति मिली का स्वागत करने के लिए सम्मानित महसूस कर रहे हैं, जो राष्ट्रपति के रूप में अपनी तीसरी बार इजराइल आए हैं, जो इस संबंध की मजबूती और महत्व को दर्शाता है। ये साझेदारी साझा सिद्धांतों, सत्य, स्वतंत्रता और आतंक व अन्याय के खिलाफ मजबूती की प्रतिबद्धता पर आधारित है। ये साझेदारी लगातार गहराती जा रही है, जिससे नवाचार, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और पर्यटन में हमारे सहयोग को मजबूत करने के नए अवसर बन रहे हैं, जो यरूशलेम और ब्यूनस आयर्स के बीच मजबूत संबंध को और भी सुदृढ़ कर रहे हैं। राष्ट्रपति इजराइल राज्य और यहूदी लोगों के सच्चे वास्तविक मित्र हैं। उन्होंने अपने नेतृत्व के माध्यम से नैतिक स्पष्टता और साहस का प्रदर्शन किया है और वैश्विक मंच पर एक शक्तिशाली उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज हमें खुशी है कि हम इजराइल और अर्जेंटीना के बीच समझौतों के साथ इस संबंध को और भी आगे बढ़ा रहे हैं, जो हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करेंगे। अब मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि इजराइल और अर्जेंटीना के बीच एक सीधी उड़ान मार्ग शुरू किया जा रहा है, जिसे एल एयरलाइंस द्वारा संचालित किया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण और रोमांचक कदम है, जो हमारे देशों को और करीब लाएगा, पर्यटन को मजबूत करेगा और हमारे देशों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करेगा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू अब मंच पर बोलेंगे। ये तीसरा दौरा है। मेरे दोस्त, मेरे जावा जावियर यरूशलेम में, लेकिन वो सिर्फ मेरे व्यक्तिगत मित्र नहीं है, और कोई जिसकी मैं गहराई से प्रशंसा करता हूं। वो एक महान नेता है, एक महान आर्थिक नेता है और एक महान विश्व नेता है। ये भी विशेष महत्व की बात है, क्योंकि ये इजराइल के 78 वर्षों के इतिहास में पहली बार है जब हम किसी विदेशी नेता को सम्मानित कर रहे हैं। हमारे स्वतंत्रता दिवस पर मशाल जलाने का सम्मान मिला है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है और ये सही और न्याय संगत है कि अब ये जावियर मिलाय के साथ हो रहा है। बधाई हो। आपके नेतृत्व में अर्जेंटीना ने नैतिक स्पष्टता से अपनी बात रखी है। ये नेतृत्व की बुनियाद है। राजनीति में हमेशा समझौते होते हैं, लेकिन अगर आप केवल समझौता करते हैं या ज्यादातर समझौता करते हैं और उन चीजों के लिए खड़े नहीं होते जिन पर आपको विश्वास है कि वे सही हैं, कि क्या सही है और क्या गलत, क्या न्याय संगत है और क्या अन्यायपूर्ण, क्या हमें आगे बढ़ाएगा और क्या हमें पीछे ले जाएगा, उस विश्वास के बिना
अगर आप अपनी मान्यताओं के लिए नहीं खड़े होते तो राजनीति का क्या अर्थ है? ये उबाऊ है और साथ ही बहुत सुखद भी नहीं है। इसके लिए नैतिक साहस की आवश्यकता होती है और ज़ेवियर मिले के पास असीम शक्ति और असीम स्पष्टता है, नैतिक स्पष्टता। और मैं कहूंगा कि नैतिक स्पष्टता बेकार है अगर उसमें एक और मानवीय गुण न हो, और वो है साहस। राष्ट्रपति मिला के पास ये दोनों बहुत हैं और उन्होंने ये दिखाया है इजराइल के साथ खड़े होकर, यहूदी लोगों के साथ खड़े होकर, यहूदी विरोधी निंदा के खिलाफ खड़े होकर, हमारी जरूरत की घड़ी में हमारे साथ खड़े होकर, और तब जब हम सभ्यता और बर्बरता के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं उस समय हमारे साथ खड़े होकर। वो इतने स्पष्ट, इतने दृढ़, इतने सीधे और इतने अडिग रहे हैं। मैं आपको सलाम करता हूं मेरे दोस्त। स्वतंत्र दुनिया, स्वतंत्रता और स्वतंत्र लोग भी आपको सलाम करें। हम ऐसे समय में हैं, ये बड़ी चुनौती और बड़े महत्व का समय है। हम अमेरिका के साथ मिलकर ईरान की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो दुनिया में आतंक फैलाता है, जो हमारे विनाश की कोशिश करता है और संयुक्त राज्य अमेरिका को गिराने की कोशिश करता है, पश्चिमी सभ्यता को गिराने की कोशिश करता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। ये अभी खत्म नहीं हुआ है और किसी भी पल हमें नई घटनाएं देखने को मिल सकती है। ज़ावियर मिलाइस में वो खासियत है, हर बार जब वो इजराइल आते हैं तो उससे ठीक पहले कुछ बहुत बड़ा होता है। मुझे नहीं पता, नहीं, मैंने उन्हें पिछली बार नहीं बताया था। मैं आपको अपना वचन देता हूँ और मुझे नहीं पता कि अब मैं उन्हें क्या बता सकता हूँ, क्योंकि कौन जानता है कि कल या परसों क्या होगा। मुझे विश्वास है कि हमारी नैतिक स्पष्टता और अमेरिका के साथ साझेदारी से हम अपने लक्ष्य हासिल करेंगे और दुनिया के स्वतंत्र लोगों के लिए अधिक रोशनी व आशा लाएंगे। मुझे यह भी कहना है कि हम कुछ और भी कर रहे हैं और हम सीधी उड़ानें शुरू कर रहे हैं। अब इससे आप जानते हैं, आपने हमारे लोगों को और करीब ला दिया है। अब हम उन्हें और करीब ला रहे हैं। हम ब्यूनस आयर्स और यरूशलेम की दूरी नहीं घटा रहे, बस यात्रा समय घटा रहे हैं। हम यात्रा का समय घटा रहे हैं लेकिन अपने लोगों को मजबूत बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारे पास दुनिया में संयुक्त राज्य अमेरिका और अर्जेंटीना के महान लोकतंत्र से बेहतर साझेदार नहीं है, और आपने इसे और महान बना दिया है। आप इसे दशकों के ठहराव से बाहर निकाल रहे हैं। आप इसे ऊपर उठा रहे हैं और पूरी दुनिया अर्जेंटीना में आपके काम की चर्चा कर रही है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पता है हमारा गठबंधन अब सबसे अच्छे के सामने है। धन्यवाद ज़ेवियर, आपकी सभी कोशिशों के लिए। जान लीजिए कि अब, क्योंकि आप एक लुबाविचर हैं, आप अब मिशपोचा का हिस्सा हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं, इस शब्द के सबसे गहरे अर्थ में। धन्यवाद मेरे दोस्त। यरूशलेम में आपका स्वागत है, आप और आपके मंत्री। धन्यवाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू। अब मैं विदेश मंत्री मिस्टर गिदोन सार का मंच पर स्वागत करना चाहती हूं ताकि वे कुछ साझा कर सकें। अभी नहीं? ठीक है, माफ कीजिए। मैं चोटियों के बारे में बात करना चाहता हूं। धन्यवाद। मुझे माफ कीजिए। राष्ट्रपति मिलाए, प्रधानमंत्री नेतन्याहू, मंत्रीगण, राजदूतगण, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं राष्ट्रपति मिलाए, आपके नेतृत्व के लिए और वो नया जोश जो आप न केवल अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया और लैटिन अमेरिका में स्वतंत्र विश्व मूल्यों में विश्वास रखने वालों के संघर्ष में भी लेकर आए हैं। हम अपने द्विपक्षीय संबंधों में अद्भुत प्रगति देख रहे हैं, वाकई अद्भुत। और आज हम दो बड़ी उपलब्धियों का जश्न मना रहे हैं। और सबसे पहले मैं अपने दो सहयोगियों, वित्त मंत्री बेत्सालिल स्मोट्रिच और परिवहन मंत्री मीरी रेगेव का उनकी मदद के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। पद संभालने के कुछ दिनों बाद एक्सेल ने मुझे फ़ोन किया
और इस सीधी उड़ानों के मुद्दे पर मुझसे बात की। और यह एक विशाल समुदाय के साथ है। जो लोग अर्जेंटीना में पैदा हुए थे, उनमें से एक मेरे पिता हैं जो यहाँ इजराइल में हैं, और अर्जेंटीना में एक महत्वपूर्ण यहूदी समुदाय है। ये कुछ ऐसा है जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और बहुत से युवाओं में अर्जेंटीना जाने की प्रबल इच्छा भी है। तो यहाँ मैं विशेष रूप से वित्त मंत्रालय का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आमतौर पर वे जो आज उन्होंने सब्सिडी के संबंध में किया वैसा नहीं करते। वैसे ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका हम आमतौर पर समर्थन करते हैं। कुछ सब्सिडी सीधे उड़ानों के लिए और साथ ही अर्जेंटीना में निवेश के लिए बीमा के मुद्दे पर भी। ये हमारे आर्थिक संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक निवेश है, कोई अपेक्षा नहीं। हाँ बिल्कुल, और मुझे पूरा यकीन है कि वे निवेश करेंगे, वे खुश होंगे और वे बहुत सारा पैसा कमाएंगे। लेकिन आपने असाधारण मदद की, आपने असाधारण सहायता दी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ बेटसालेन, और आपके लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम एक आतंकवाद विरोधी समझौते पर भी हस्ताक्षर कर रहे हैं, और अब समय आ गया है ये कहने का कि अर्जेंटीना आपके नेतृत्व में आमतौर पर अपनी विदेश नीति में नैतिकता का आयाम प्रस्तुत कर रहा है। ये कुद्स फोर्स और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को नामित करने में भी दिखाया गया, और ये स्पष्ट है कि हमें आतंकवाद के खिलाफ सहयोग करना चाहिए, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पे अपने काम में मैं पूछता हूँ, और पाब्लो से, आपसे और अर्जेंटीना से मैं समय समय पर कुछ पूछने के लिए कॉल करता हूँ। तो मैं आपको एक और सवाल के लिए पहले से बता देना चाहता हूँ। करीब 3 महीने पहले इस जुलाई में कृपया अर्जेंटीना के लिए विश्व कप में 4थी ट्रॉफी लेकर आइए। मैं यही कह रहा हूँ। धन्यवाद मंत्री सार। अब मंच पर वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच का स्वागत करें, जो कुछ शब्द कहेंगे। अदोनिया नस्सी, ये अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच है, हमें नहीं पता। नहीं। आप यरूशलेम में एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं। जब अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भी बोलेंगे तो हम इजरायली राजधानी में वापस लौटेंगे। मैं अब लैटिन अमेरिकी मामलों के विश्लेषक फाबियो शपीरो को जोड़ रही हूं, जो हमारे साथ मध्य इजराइल से जुड़ रहे हैं। अच्छा लगा आपको देखकर फाबियो। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिले पिछले कुछ घंटों से मुलाकात कर रहे हैं। अब सुन रहे हैं कि तेल अवीव और ब्यूनस आयर्स के बीच सीधी उड़ानें शुरू हो रही हैं। इसका महत्व समझाइए। इन दोनों नेताओं और दोस्तों के बीच जो मुलाकातें हो रही हैं, उनका क्या महत्व है? धन्यवाद बेनीता, लौटकर अच्छा लगा। ये मिलने की सत्ता में आने के बाद से हो रहा है। हमें याद रखना चाहिए कि उनकी पहली आधिकारिक यात्रा इजराइल थी, 7 अक्टूबर के हमलों के बाद एकजुटता दिखाने के लिए। और हमारे पास पहली बार एक राष्ट्रपति हैं जो यहाँ पहले ही 3री बार आ चुके हैं। वो इजराइल को लोक लुभावन लक्ष्यों का साधन नहीं मानते। वो इजराइल को ऐसा नहीं मानते जिससे वे लैटिन अमेरिका में अपने इंजीलवादी समर्थकों से समर्थन पा सकें। वो विचारधारात्मक हैं, नैतिकता में विश्वास रखते हैं और इजराइल को मध्य पूर्व में लोकतंत्र की मिसाल मानते हैं। वो अर्जेंटीना को चीन, ईरान जैसी तानाशाही सरकारों के समर्थन से बाहर निकालना चाहते हैं और वो ईरान के बहुत खिलाफ है। अर्जेंटीना में UMIA पर हुए हमलों और साथ ही इजरायली दूतावास पर ईरानी समर्थन के संबंध में तो हम कम से कम नेतन्याहू के इस भाषण में देख सकते हैं कि वो ठीक उसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। उन्होंने अर्जेंटीना की कई गतिविधियों का जिक्र नहीं किया। उन्होंने मिलाए से ऐसे व्यक्ति के रूप में बात की जो नैतिकतावादी है, पश्चिम समर्थक है और जिसे वास्तव में पश्चिम के साथ होने वाली छोटी छोटी बातों की भी परवाह है। हम जानते हैं कि उन्होंने अपने भाषणों में
यूरोप को वर्तमान रूप में छोड़ा है और उन्होंने इज़राइल को मध्य पूर्व में इन नैतिक आदर्शों का एक प्रकाश स्तंभ के रूप में देखा है। और उड़ानों के साथ ये पहले ही अर्जेंटीना के राजदूत रब्बी एक्सेल वाचनीश द्वारा पिछले साल घोषित किया गया था और आखिरकार यह हो रहा है। ये एलएल के लिए लैटिन अमेरिका की हमारी एकमात्र सीधी उड़ान है क्योंकि साओ पाउलो की उड़ान रद्द हो गई थी। ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है ये सोचना कि तेल अवीव और ब्यूनस आयर्स के बीच ये सीधी उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। कोई भी कल्पना कर सकता है कि दोनों देशों के लोग अभी इन उड़ानों को उपलब्ध होते ही बुक करने की कोशिश में लगे होंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण था कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इतिहास में पहली बार कोई विदेशी नेता इजराइल के स्वतंत्रता दिवस पर मशाल जलाएगा और ये सम्मान अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को दिया जा रहा है। ये निश्चित रूप से बहुत कुछ कहता है, खासकर साबियो देश के लिए इस तरह के भावनात्मक समय में। इस हफ्ते योम हाजेकरॉन स्मृति दिवस के लिए और फिर इसी समय स्वतंत्रता दिवस में बदलते हुए बहुत सारी अलग अलग भावनाएं हैं। वास्तव में बेनिता ये मिलाए के सभी कार्यों के बारे में बहुत कुछ बताता है। वो अर्जेंटीना में हुए बम धमाकों की जांच बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ और अर्जेंटीना दोनों जगह यहूदी और इजरायली समुदाय से जुड़ी हुई है। और वो ईरान के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमास के बारे में भी बात कर रहे हैं, वो इजराइल राज्य के सभी दुश्मनों के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं और साथ ही पश्चिमी शक्तियों का समर्थन भी कर रहे हैं। वो अपनी पहली यात्रा के तौर पर इजराइल आए थे। मुझे लगता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्हें पहले ही अक्टूबर में चुना गया था और फिर जनवरी में वो पहले ही इजराइल में थे समर्थन जताने वाली अपनी पहली यात्रा पर और नीरोज जाने के लिए, जहां अर्जेंटीना के नागरिक दोनों इजरायली और अर्जेंटीना के नागरिकों का अपहरण किया गया और उन्हें मार दिया गया। बस सिर्फ इजराइल राज्य ही नहीं बल्कि मानवता और उसके मूल्यों का भी समर्थन कर रहे थे। तो उन्हें इस समारोह में लाने का मतलब है कि जो कुछ हो रहा है उसे जोड़ना और उसे पूरा करना। इस राष्ट्रपति को जो शुरू से ही समर्थन करते रहे और इस मुद्दे पर खुलकर बोलते रहे हैं, अनुमति देना। उन्होंने अपनी कई भाषणों के अंत में कहा है कि वह सभी बंधकों को जल्द से जल्द वापस लाना चाहते हैं। उन्होंने उन मूल्यों को एक साथ लाया जो पूरे इजरायली समुदाय द्वारा साझा किए जा रहे थे और उन्होंने इसे केवल इजराइल का समर्थन करने वाले के रूप में ही नहीं बल्कि एक विदेशी नेता के रूप में भी प्रस्तुत किया, जिस तरह से कोई और विदेशी नेता नहीं कर पाया। तो बात फिर वहीं आ गई है और इससे इस अर्जेंटीनी राष्ट्रपति को इसका प्रतिनिधित्व करने दे रहा है जिसने पिछली बार जीत हासिल की थी। निश्चित रूप से हमने प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति की नैतिक स्पष्टता और उनके साहस की पूरे समय सराहना करते हुए सुना। फाबियो पहली बार अर्जेंटीना जाने और डायरेक्ट फ्लाइट्स बुक करने वालों, खासकर यहूदी समुदाय के लिए आप क्या सुझाव देंगे? लोग वहां क्या देखना चाहेंगे? मुख्य आकर्षण और पर्यटन स्थल कौन से हैं? कृपया विस्तार से बताएं। अर्जेंटीना में देखने लायक बहुत कुछ है। ये लैटिन अमेरिका में एक बहुत ही यूरोपीय शहर है। ये कुछ ऐसा है जो बहुत अलग है। मेरे कुछ दोस्त थे जो पिछले कुछ सालों में वहां जा चुके थे और उन्होंने वहां का बहुत आनंद लिया। ये थोड़ा सा मैड्रिड जैसा दिखता है। अगर आप केंद्र में जाते हैं तो आपको ये सारी नवशास्त्रीय वास्तुकला देखने को मिलती है। अगर आप ब्यूनस आयर्स जाते हैं तो वहां भी आपको ये नवशास्त्रीय वास्तुकला मिलती है। वहां आपको अलग अलग संस्कृतियों का मिश्रण भी देखने को मिलता है। वहां कुछ जर्मन गांव हैं, कुछ इटालियन गांव हैं। वहां का खाना बहुत अच्छा है, वहां का मांस बहुत अच्छा है और आपके पास दक्षिण में भी जगह हैं जैसे कि बारिलोचे, टिएरा डेल फुएगो, ऐसी जगह जहां आप बर्फ का आनंद ले सकते हैं, ठंडे मौसम का आनंद ले सकते हैं। आपके पास पंपास है, थोड़ी सी घास के मैदान भी है और अगर आपको किसी खास तरह का मौसम पसंद है, कोई खास तरह का बायोम पसंद है तो आप उसे लैटिन अमेरिका में पा सकते हैं। और अर्जेंटीना में भी ऐसा ही है। अगर आप घूमना चाहते हैं तो ये एक शानदार जगह है।
अलग अलग तरह के लोगों के लिए अलग अलग यात्रा कार्यक्रम है। खैर, ये बहुत दिलचस्प और रोमांचक है। अच्छा है कि कुछ अच्छी खबरें भी मिल रही हैं। फाबियो शापिरो, हमेशा हमारे साथ i24 न्यूज पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से जारी है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के बोलने पर हम यरूशलेम लौटेंगे। फिलहाल पैनल स्टूडियो में हैं। वरिष्ठ संवाददाता ओवन ऑल्टमैन, आपने अभी जो सुना उस पर आपकी राय क्या है? हाँ, इसमें काफी सकारात्मकता थी। अच्छी खबर सुनना अच्छा है, लेकिन मैं बेन्यामिन नेतन्याहू द्वारा अर्जेंटीना के राष्ट्रपति की यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ उनके रुख की प्रशंसा का उल्लेख करना चाहूंगी। इस पर आपके क्या विचार हैं? ये कार्यक्रम बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए बनाया गया है, जिनका अर्जेंटीना में वैचारिक समकक्ष है। नेतन्याहू ने आर्थिक शब्द पर खास जोर दिया। वे प्रधानमंत्री हैं। हम अक्सर इसे भूल जाते हैं क्योंकि वो इजराइल के जीवन के इतने सारे हिस्सों में शामिल रहते हैं, लेकिन एक मायने में उनका बैकग्राउंड अर्थशास्त्र में है और उनकी एक बड़ी रुचि भी अर्थशास्त्र में है। वो इजराइल के वित्त मंत्री रह चुके हैं और कई सुधार किए। हावियर मिले ने अर्जेंटीना में और इस मुद्दे पर जो किया है उसके लिए उन्हें वैश्विक प्रतिष्ठान से काफी सराहना मिली है। जिस तरह से उन्होंने अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था को नाटकीय रूप से बदल दिया है, कुछ कठिन फैसले लिए हैं और वहां की जनता से जन समर्थन प्राप्त किया है। इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि इनके फैसलों से अल्पकाल में काफी दर्द हो सकता है। लेकिन आगे नेतन्याहू मिले के यहूदी धर्म, खासकर चाबाद आंदोलन और इजराइल से गहरी दोस्ती और व्यक्तिगत संबंध दिखा सकते हैं। जहां तक यहूदी विरोध का सामना करने की बात है, लैटिन अमेरिका सामान्य रूप से और अर्जेंटीना विशेष रूप से, जैसा कि हम पहले कह रहे थे, बेनीता एक ऐसा क्षेत्र है और खासकर एक ऐसा देश है जहां इजराइल के प्रति रुख सिर्फ चुनाव के नतीजे के साथ ही पल भर में बदल सकता है। और यही हुआ जब जेवियर मिले सत्ता में आए। अर्जेंटीना में अक्सर राजनीतिक वामपंथियों का शासन रहा है, जो लैटिन अमेरिका के मामले में अक्सर फिलिस्तीनी राष्ट्रीय आंदोलन और अन्य के प्रति कम से कम एक झुकाव रखते रहे हैं। हमने अर्जेंटीना में देखा है कि कई सत्ताधारियों पर संदेह रहा कि उन्होंने 1990 के दशक में ब्यूनस आयर्स के यहूदी संस्थानों पर हुए आतंकी हमलों की जांच को जानबूझकर धीमा किया। मिलने जैसे व्यक्ति का सत्ता में और यरूशलेम आना बड़ा बदलाव है। नेतन्याहू ने इजराइल के स्वतंत्रता दिवस पर मशाल जलाने की बात कही, साथ ही चेतावनी भी जरूरी है। लैटिन अमेरिका में हालात और इजराइल से दोस्ती चुनाव नतीजों पर तुरंत बदल सकते हैं। हमने ब्राजील में देखा था जब बोल्सोनारो की जगह लूला लुइस इनासियो दा सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति बने। कोलंबिया में गुस्तावो पेट्रो के पद संभालने पर कोलंबियाई और इजरायली सरकारों की दशकों पुरानी दोस्ती बदल गई। हमें याद रखना चाहिए कि लैटिन अमेरिका में जनता और समाज नहीं बदलते, इसलिए सरकारों के साथ साथ समाजों से भी संबंध बनाना चाहिए ताकि रिश्ते टिकाऊ रहें। हमने बेंजामिन नेतन्याहू को ये कहते हुए भी सुना कि ईरान पश्चिमी सभ्यता को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, और ये तथ्य कि अर्जेंटीना के नेता ने नैतिक स्पष्टता दिखाई है याकी और अपने रुख पर कायम रहे हैं। और अगर हमें दर्शकों को जो इस शो को देखते हैं उन्हें ये याद दिलाना पड़े तो ईरान ने हिजबुल्लाह के साथ मिलकर लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया था। एक हमला 92 में दूतावास पर हुआ था। मार्च 92 में उन्होंने 29 लोगों की हत्या कर दी थी। और अर्जेंटीना में अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला 94 में यहूदी समुदाय के केंद्र AMIA पर हुआ था, जिसमें 85 लोगों की मौत हो गई थी। तो ईरान और हिजबुल्लाह का अर्जेंटीना में सीधा संबंध है, और ये तथ्य भी कि इतने सारे सरकारों, अर्जेंटीना की पिछली सरकारों ने इस मामले को दबाया और जांच नहीं करना चाहा। वहां बहुत सारी कहानियां हैं। तो मिले के पास निश्चित रूप से नैतिक स्पष्टता है, और उनके पास लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ा यहूदी समुदाय भी है, जो लैटिन अमेरिका में 1,70,000 लोग हैं। तो उनके पास ये नैतिक स्पष्टता है, इसलिए ये पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हम ईरान, अर्जेंटीना, इजराइल और यहूदी समुदाय के बीच सीधा संबंध देखते हैं। ओवन, ये दृश्य बेंजामिन नेतन्याहू के लिए भी महत्वपूर्ण है, जहां वे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को गले लगाते दिखते हैं। दोनों के बीच गर्मजोशी से बातचीत हो रही है। ऐसे समय में जब विश्व नेता ऐसी बातचीत देखते हैं तो इजराइल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर थोड़ा अलग थलग महसूस कर सकता है। पर्दे के पीछे ये रिश्ते कैसे मजबूत करता है? आपकी राय क्या है? मुझे लगता है कि इजराइल का कूटनीतिक रूप से अलग थलग होना अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है,
जेवियर मिले का उदय इसका अच्छा उदाहरण है। ये हमेशा सच नहीं होता। लैटिन अमेरिका में ये चुनावी नतीजों पर निर्भर करता है, इजरायली नीति से भी कहीं ज्यादा। यूरोप में यूरोपीय प्रतिष्ठान ने इजराइल के प्रति अपनी तमाम आलोचनाओं के बावजूद उसके खिलाफ रुख नहीं अपनाया। स्पेन में पेड्रो सांचेज का मामला अलग है, लेकिन इस समय मुझे नहीं लगता कि उन्हें यूरोपीय प्रतिष्ठान का हिस्सा माना जा सकता है। तो इजराइल के सामने कूटनीतिक रूप से निश्चित रूप से कई बाधाएं हैं। उसके सामने एक बहुत बड़ी बाधा है, और मुझे कहना पड़ेगा अमेरिकी जनमत में दोनों राजनीतिक पक्षों में बहुत बड़ी समस्या है। चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन कुछ सफलताएं भी हैं। निश्चित रूप से ये देखना बहुत दिलचस्प है कि ये सब कैसे सामने आता है। और फिर से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। संभावना है कि आने वाले घंटों में हम इन नेताओं की बातों पर और गहराई से नजर डालेंगे। अभी भी भाषण दिए जा रहे हैं और फिर से हम आपको आने वाले घंटों में ताजा जानकारी देते रहेंगे। अब हम दुनिया भर में हो रही अन्य घटनाओं की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की हॉर्मुज जलदमरू मध्य को फिर से बंद करने की हालिया कोशिशों को कुछ ज्यादा चालाक बनने की कोशिश बताया है। लेकिन वो जोर देकर कहते हैं कि व्हाइट हाउस तेहरान के संपर्क में है और बातचीत बहुत अच्छे से चल रही है। हाल ही में अपनी सोशल पोस्ट में उन्होंने लिखा, मेरे प्रतिनिधि कल शाम इस्लामाबाद जा रहे हैं बातचीत के लिए। ईरान ने कहा कि वे जलदमरू मध्य बंद कर रहे हैं, जबकि हमारी नाकाबंदी से वो पहले ही बंद हो चुका है। वे अनजाने में हमारी मदद कर रहे हैं और वही लोग बंद रास्ते से नुकसान उठा रहे हैं। $500 मिलियन हर रोज। अमेरिका को कोई नुकसान नहीं होता। असल में वो आगे समझाते हैं कि कई जहाज अभी टेक्सास, लुसियाना और अलास्का माल लादने जा रहे हैं, IRGC की बदौलत, जो हमेशा खुद को ताकतवर दिखाना चाहता है। हम एक उचित और वाजिब सौदा पेश कर रहे हैं और वो कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि वे इसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं किया तो संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के हर एक पावर प्लांट और हर एक पुल को नष्ट कर देगा। अब अच्छे बनने का दौर खत्म। तो खुशी की बात है कि लेन खोदोरकोव्स्की, US ईरान दूत के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार, अब न्यू जर्सी से हमारे साथ हैं। धन्यवाद, आपने समय दिया। अब अच्छे बनने का दौर खत्म, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। DC से आ रहे संदेशों को समझना मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ वो अपनी कई युद्धों को समाप्त करने की क्षमता की तारीफ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये उनका 9वां या 10वां हो सकता है। साथ ही ऐसा लगता है कि वो ईरान के साथ अपना धैर्य खो रहे हैं। आपका आकलन, आपके विचार। जैसा हमेशा होता है, फिर बुलाने के लिए धन्यवाद। और यही इन तरह की बातचीत की प्रकृति है, खासकर जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति इस प्रक्रिया को चला रहे हों। जैसा आप जानते हैं, वो दूसरे पक्ष को असमंजस में रखना पसंद करते हैं। वो सार्वजनिक रूप से बातचीत करना पसंद करते हैं और साथ ही आप जानते हैं अपने वार्ताकारों के साथ कमरे में काम करते हैं ताकि शासन को असमंजस में रखा जा सके। और मुझे लगता है कि हमें इस प्रक्रिया की हर पोस्ट और हर फ्रीज फ्रेम पर अटकना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि हमें पूरी तस्वीर देखने के लिए एक कदम पीछे हटना चाहिए। और पूरी तस्वीर ये है कि अमेरिकी और इजरायली संयुक्त हमलों ने शासन को बातचीत की मेज पर ला दिया है। शासन केवल दबाव का जवाब देता है और इसी वजह से वो बातचीत की मेज पर है। व्यावहारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल ने शासन के परमाणु कार्यक्रम, उसकी सैन्य क्षमताओं और पड़ोस में अपनी ताकत दिखाने की उसकी क्षमता को कमजोर कर दिया है। तो कुल मिलाकर अमेरिका के पास बातचीत में बढ़त है और राष्ट्रपति ट्रंप इसका पूरा फायदा उठाएंगे। मुझे लगता है कि शासन जो चाहता है वो है अपनी सत्ता को बचाए रखना। यही उनके लिए सफलता की परिभाषा है। और वे अमेरिकियों को तब तक उलझाए रखेंगे जब तक कि अंतिम परिणाम ऐसा ना हो जिसे वे अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए स्वीकार कर सके। एक और दिन जीने के लिए और आगे चल के फिर से पूरी ताकत के साथ वापस आने के लिए। और मुझे लगता है कि राष्ट्रपति, मुझे पूरा यकीन है, इस स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हैं और वे उनकी बातों में नहीं आएंगे, बल्कि अगर संभव हो तो कुछ दीर्घकालिक स्थायी परिणामों की तलाश करेंगे। बातचीत मंगलवार को इस्लामाबाद में फिर शुरू होने की उम्मीद है
और अब खबर है कि जेडी वेंस अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व करेंगे। लेकिन हमें बताइए कि वास्तव में ईरानियों के लिए फैसले कौन ले रहा है? क्या ये वही सर्वोच्च नेता हैं जिन्हें युद्ध की शुरुआत से नहीं देखा गया, या ये IRGC संसद अध्यक्ष या विदेश मंत्री हैं? इस्लामिक रिपब्लिक में इस समय असल फैसले कौन ले रहा है, पता लगाना मुश्किल है। आपके विचार? हाँ, आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि वर्तमान सर्वोच्च नेता खमेनी के हटाए जाने से पहले हमें ये बेहतर पता था कि फैसले कौन ले रहा है। इस समय शासन बिखर चुका है। ऐसे लोग हैं जैसे अलीबाब और अर्कची जो बातचीत का चेहरा बने हुए हैं। लेकिन अगर मुझे अंदाजा लगाना हो कि वास्तव में इस प्रक्रिया को कौन चला रहा है, तो वो ईरान में मौजूद IRGC है। उनके पास सबसे ज्यादा खोने को है, वही ईरान की अर्थव्यवस्था नियंत्रित करते हैं। और मुझे लगता है कि उनके पास अंतिम वीटो है कि बातचीत की मेज पर जो भी तय होता है वो लंबे समय तक टिकेगा या नहीं। तो मैं कहूंगा कि वही लोग इस प्रक्रिया को चला रहे हैं और मुझे यकीन है कि हमारे वार्ताकार इस बात से अवगत हैं। और मुझे उम्मीद है कि वे अपने सामने बैठे लोगों की बातों पर पूरी तरह भरोसा ना करें और ऐसे तरीके खोजें जिससे हमारे हित लंबे समय तक मजबूत बने रहें। इसे समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी बहुत सारे कारक हैं। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि युद्ध विराम आगे बढ़ेगा? क्या आपको लगता है कि युद्ध फिर से शुरू हो सकता है? संक्षेप में बताएं। हाँ, ये पहले ही नहीं टिका है। जलडमरू मध्य से गुजरने वाले भारतीय जहाजों पर फायरिंग हुई है। भारतीय सरकार ने ईरानी शासन के अधिकारियों को तलब किया इसकी शिकायत करने के लिए। तो मैं तेहरान की सत्ता और IRGC के युद्ध विराम का पालन करने को लेकर आशावादी नहीं। मुझे लगता है कि वे कभी न कभी इस प्रक्रिया को विफल कर देंगे। लेन खोदोरकोव्स्की न्यू जर्सी से लाइव जुड़ने और I24 न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद। आपके समय और विचारों की सराहना करते हैं। धन्यवाद। और अब लंदन की ओर, एक समूह जिसके बारे में माना जाता है कि उसके संबंध इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स से हैं, ने शनिवार रात एक सिनेगॉग पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। ये इस समूह द्वारा पिछले सप्ताह में किसी यहूदी स्थल पर जिम्मेदारी ली गई तीसरी घटना है, जो पिछले महीने ब्रिटिश राजधानी में यहूदी विरोधी हमलों में आई हिंसक बढ़ोतरी का हिस्सा है, जो ब्राउन ने इस रिपोर्ट में जानकारी दी है। उत्तर लंदन में एक हफ्ते में तीसरी और एक महीने में छठी बार किसी यहूदी स्थल पर हमला हुआ है। शनिवार रात हैरो के एक सिनेगॉग पर कथित आगजनी हुई। बाहरी हिस्से और अंदरूनी हिस्सों के कुछ भागों को नुकसान पहुंचा। ये घटना फिंचली में एक और सिनेगॉग पर हुए हमले की कोशिश के बाद हुई, जिसमें कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि आगजनी की बोतलें जल नहीं पाईं, और हेंडन में एक यहूदी चैरिटी पर आगजनी का हमला किया गया। इन हमलों के पीछे की मंशा और आपसी संबंध की जांच की जा रही है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस और उसकी काउंटर टेरर शाखा हर संभावना को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। घटनाओं की प्रकृति और अपराधों की समानता के कारण काउंटर टेररिज्म पुलिसिंग जांच का नेतृत्व कर रही है, जिसमें पूरे पुलिस बल के अधिकारी सहयोग कर रहे हैं। हरकत अशाब अल यमीन अल इस्लामिया नामक समूह ने हैरो के कैंटन यूनाइटेड सिनेगॉग पर हमले की जिम्मेदारी टेलीग्राम चैनल पर ली। अधिकारियों को लगता है कि इसके ईरान की खुफिया सेवाओं से संबंध हो सकते हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते इजरायली दूतावास के ऊपर ड्रोन देखे जाने की एक श्रृंखला और पिछले महीने गोल्डर्स ग्रीन में हज़ाला एम्बुलेंस पर हुए आगजनी के हमले की भी जिम्मेदारी ली है, जिसमें 4 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। इसी समूह ने हाल के महीनों में यूरोप में हमलों की जिम्मेदारी ली है। इसी तरह के स्थानों पर भी ये घटनाएं हो रही हैं, जैसे यहूदी और इजरायली परिसरों में। मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ, इस समूह की मंशा चाहे जो भी हो, उन लोगों के लिए जो इनकी ओर से इस गतिविधि को बढ़ावा दे रहे हैं और जो लोग ये कृत्य कर रहे हैं, हम ऐसी किसी भी गतिविधि को सहन नहीं करेंगे जो हमारे समुदायों को डराने या नुकसान पहुंचाए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने सोशल मीडिया पर हमलों की निंदा कर कहा कि वे पुलिस की दिखाई देने वाली मौजूदगी बढ़ाएंगे, संभवतः यहूदी स्थलों के आसपास। हमलों में वृद्धि ईरान युद्ध के साथ मेल खाती है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहा है। ब्रिटिश यहूदी 7 अक्टूबर के हमलों और यहूदी विरोधी घटनाओं में वृद्धि के बाद हाई अलर्ट पर हैं। लेकिन अब डर ये है
कि ये हमले मौखिक दुर्व्यवहार से बढ़कर तोड़फोड़, हमलों और हिंसा तक पहुंच रहे हैं। और वापस आते हैं हमारी मुख्य खबर पर। इस समय प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिले अब यरूशलेम में उनके कार्यालय में कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। दोनों के बीच संभवतः कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जिसमें हवाई यात्रा, सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर द्विपक्षीय समझौते शामिल हैं। और एक बार फिर इस शो में अपनी राय देने के लिए याकी दायान और ओवन ऑल्टमैन का धन्यवाद। और फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे विशेष प्रसारण समय की याद दिला दें, जिसमें हम आपको ताजा अपडेट्स देंगे। मैं बेनीसा लेविन हूं, जुड़े रहिए।